हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, ठीक है। फिर उसी में हम लोगों ने E/m रेशियो भी कैलकुलेट किया था, थॉमसन वाला, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, मैंने कहा था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अगला हम लोग पार्टिकल का खोज करेंगे, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ रहा बेटा। तो जो हेडिंग होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉनिक कैनाल रेज, ठीक है। जैसे डिस्कवरी ऑफ हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रॉन देखे थे, या डिस्कवरी ऑफ हम लोगों ने क्या देखा था, कैथोड रेज देखा था। उसी प्रकार हम लोग आज देखेंगे क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, ठीक है। आओ थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वही गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब वाला, डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल है। डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम लगाया गया, क्योंकि गैस एट अ लो प्रेशर की बात करेंगे, क्लियर है। यहाँ पर लगा दिया गया एनोड, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट होता बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो कैथोड लगाया गया बेटा, वह कैथोड लगाया गया परफोरेटेड, मतलब उसमें छिद्र था। ये छिद्र समझ लो, छेद था। परफोरेटेड कैथोड लगाया गया। अभी मैं लिख दूंगा इसको, क्या लगाया गया, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। अब क्या किया गया, इसको क्या करेंगे हम लोग, वही सेम चीज़, हाई वोल्टेज बैटरी से भैया जोड़ देंगे। लो जोड़ दिया गया, चलो हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है। सब कुछ वही है, बस परफोरेटेड कैथोड लिया गया। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा क्या कहने का तात्पर्य है। अब जब कैथोड को, एनोड को हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया, तो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे। कैथोड से कुछ क्या निकल रहे थे, पार्टिकल्स निकल रहे थे। इन्हीं पार्टिकल्स को इनविजिबल रेज कहा गया या कैथोड रेज बोला गया, जिसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। क्लियर हो रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन जाकर इसके पीछे स्ट्राइक करके, इसको परफोरेटेड ले लो क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर क्या कर रहे थे, चमक उत्पन्न कर रहे थे स्ट्राइक करके, ठीक है। जिंक सल्फाइड का लेयर लगा हुआ था। यही एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान दो, एक चीज़ बड़ा ऑब्जर्व करिएगा आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है वह केवल कैथोड ही नहीं होता है। कैथोड से तो निकल रहा है भैया, हमने बैटरी से जोड़ा, कैथोड से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, इसमें हम गैसियस मॉलिक्यूल भी तो लेते हैं भैया, गैसियस मॉलिक्यूल लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। अब मान लो यह गैसियस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं 2 दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा बन गया, छोटे, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन इससे टकरा रहा था, यह इलेक्ट्रॉन, यह वाला इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराया, तो यहाँ से एक गैसियस इलेक्ट्रॉन भी तो निकला, गैस का भी तो इलेक्ट्रॉन निकला। यह इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो यहाँ से भी क्या हुआ, गैस का इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ देखिए, आप क्या समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है बेटा, वह केवल कैथोड नहीं है। कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है, जो यह इलेक्ट्रॉन गैसियस मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर रहा है, उसको आयन के फॉर्म में ला रहा है। तो आयोनाइज कैसे कर रहा है, इससे टकराकर इसका भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के यहाँ 2 सोर्स है, एक कैथोड है, एक गैस के इलेक्ट्रॉन जो उसको आयोनाइज कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो,
जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकरा, इसको बाहर ले गया, इधर जाके स्ट्राइक करा दिया। अब यह किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यह किस में चेंज होगा? पॉजिटिव चार्ज। बहुत से गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है। तो जो यह पॉजिटिव चार्ज है बेटा ना, यह जो पॉजिटिव चार्ज है वह तो एनोड की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि यह भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यह क्या होता है? यह कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है। यह किसकी तरफ माइग्रेट करेगा? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या है? निगेटिव प्लेट है। मेरी बात समझ में आ रहा है? और पहले परफोरेटेड नहीं था, तो इसी पे आके चिपक जाता था, तो हमको पता नहीं चल पाता था हम लोगों। तो फिर क्या किया गया? इसको छिद्रित किया गया। तो इसी छिद्र से क्रॉस करके यह प्रोटॉन पीछे आकर स्ट्राइक करके चमक उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं को क्या बोला गया? प्रोटॉन या कैनाल रेज। मेरी बात समझ में आ रही? कैनाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक रास्ते के माध्यम से, एक रास्ता, एक पतला सा पुल नुमा है, छेद से निकल रहे कैनाल, मतलब जैसे पुलिया से नदी बहती न, पानी बहता पुलिया से, उसी तरह क्या इस तरह बहते हुए आ रहा है एक छिद्र के द्वारा, और इसके पीछे स्ट्राइक करके चमक उत्पन्न कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैनाल रेज या प्रोटॉन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, कैनाल रेज कोई रेज नहीं है, यहाँ से कोई रेज निकलती नहीं है, इधर केवल यह इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आता है, ठीक है। और यह इलेक्ट्रॉन जो गैस लिए हो इस डिस्चार्ज ट्यूब में, जिस मीडियम में यह एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हाइड्रोजन हो सकता है, सोडियम का वेपर हो सकता है, पोटेशियम का वेपर हो सकता है, उन गैसियस वेपर को यह इलेक्ट्रॉन आयनित कर दे रहा है, मतलब उसको आयन के फॉर्म में ला रहा है। कैसे आयन के फॉर्म में लाएगा? यह इलेक्ट्रॉन टकराया, खट से इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, खट से किस में चला गया? पॉजिटिव चार्ज में, और यह पॉजिटिव माइग्रेट करते हुए सर से यहाँ जाता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कैनाल रेज या प्रोटॉन। मीन्स पॉजिटिव चार्ज या कैनाल रेज या प्रोटॉन यहाँ से नहीं आता है, जो गैस के मॉलिक्यूल उसमें हैं, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा आयनित हो रहे हैं, आयनित होने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वह कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करते हुए छिद्र से आ रहा है और पीछे चमक उत्पन्न कर रहा है। इसी को हमने क्या बोला? प्रोटॉन बोला या कैनाल रेज बोला। क्लियर हो रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आगे आओ। जब इनकी प्रॉपर्टी का हम स्टडी करने का प्रयास किया गया, तो इनकी बहुत सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन से क्या थी? कैथोड रे से सिमिलर थी। मतलब ही ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है भैया, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव प्लेट की तरफ घूम रहा था, सॉरी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूमेगा, या निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव नेचर है। इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव नेचर है। इसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब ऑलमोस्ट यह कैथोड रेज की प्रॉपर्टी शो कर रही थी। लेकिन जब बात आ गई E/M रेशियो पर, जब बात E/M रेशियो पर आ गई, तो वहाँ पर हैप्पी बर्थडे हो गया। बात समझ में आ रही है? बोलो, E/M रेशियो जो इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने निकाला था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट गैस लिया, इलेक्ट्रोड का मटेरियल डिफरेंट लिया, सब कुछ डिफरेंट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हर एक्सपेरिमेंट में E/M का रेशियो 1.75 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर kg आ रहा था। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में याद आ रहा होगा। तो क्या प्रोटॉन का भी E/M रेशियो हर एक्सपेरिमेंट में सेम होगा? मेरी बात समझिएगा। हम लोग इलेक्ट्रॉन के केस में भैया, इलेक्ट्रॉन के केस में, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/M का रेशियो ऑलवेज क्या था? कांस्टेंट था। कोई भी मटेरियल लें, कोई भी गैसियस लें, हर में E/M का रेशियो क्या था? कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट था। इससे यह क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन सभी में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के केस में। प्रोटॉन के केस में क्या E/M का रेशियो कांस्टेंट होता है? एक बात याद रखिएगा, प्रोटॉन के केस में E/M का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, E/M का रेशियो इन केस ऑफ किसमें?
प्रोटॉन के केस में E/m का रेशियो भैया कांस्टेंट नहीं होता है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है भैया? एकदम बेसिक फंडामेंटल सब कुछ स्टार्ट आपका है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने बोला है इन केस ऑफ कैनाल रेज, इन केस ऑफ कैनाल रेज और प्रोटॉन E/m रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। कारण क्या है समझिएगा, कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे मान लो मैं यहाँ एक फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा, दो फिगर बनाऊंगा मैं, रटना मत कुछ भी। यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लिया गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिया गया? परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पर एनोड लिया गया, यहाँ पर भी एनोड लिया गया। इनको भी हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया और इनको भी किससे जोड़ा गया? हाई वोल्टेज बैटरी से, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसमें मान लो आपने हाइड्रोजन गैस ले लिया, इसमें आपने सोडियम का वेपर ले लिया, सोडियम का वेपर मतलब सोडियम गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब यह मान लो हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कैथोड से, ये इलेक्ट्रॉन गया, इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर किया। मतलब कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वह गैसों को क्या कर रहे थे? आयनित कर रहे थे, और आयनित करने के बाद इसको किस में चेंज कर दिए? पॉजिटिव चार्ज में। यह पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करके कैथोड को क्रॉस करके इसके पीछे चमक उत्पन्न कर रहा था। बोलो, तो यहाँ पर E/m का रेशियो जो होगा वह टोटली डिपेंड करेगा मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कैथोड जो कैनाल रेस है या प्रोटॉन है वह कोई रेस थोड़ी ना है, वह किस जो गैस जो आयनित हो रही है उसी आयनित होने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है उसी को तो हम प्रोटॉन या कैनाल रेस बोल रहे हैं। बोलो, तो यहाँ पर जो कैनाल रेज या प्रोटॉन वो किससे आ रहा है? हाइड्रोजन से आ रहा है। तो यहाँ पर जो E/m का रेशियो होगा वो मास ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ सोडियम लिया, हमने यहाँ सोडियम का वेपर लिया, हमने यहाँ सोडियम का वेपर लिया, इसके भी बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझो भैया। इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से कैथोड से, इसको बाहर किया, इलेक्ट्रॉन आया टकराया, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, तो किस में चेंज हो गया ये? यह Na+ कैटायन में चेंज हुआ, यह Na+ कैटायन में चेंज हुआ, यह Na+ कैटायन में चेंज हुआ। अब यह कैथोड की तरफ माइग्रेट करके जाएगा, इसी को ना हम बोल रहे हैं कैनाल रेज। तो इस कंडीशन में जो E/m का रेशियो होगा वह डिपेंड करेगा मास ऑफ सोडियम। बोलो, क्योंकि कैनाल रेज या प्रोटॉन कोई तो रेस तो है नहीं, वह किससे आ रही हैं? जो इलेक्ट्रॉन जिस गैस को आयनित कर रहा है, आयनित करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उसी को तो हम कैनाल रेज बोल रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से उत्पन्न हुआ, यहाँ सोडियम की वजह से उत्पन्न हुआ, कोई पोटेशियम वेपर होगा वहाँ से उत्पन्न होगा। तो हर कंडीशन में जो E/m का रेशियो है वह मास ऑफ उस पर्टिकुलर गैस के ऊपर डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा, यहाँ मास ऑफ सोडियम, पोटेशियम का मास ऑफ पोटेशियम। तो हर केस में E/m का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट या सेम नहीं होगा, क्योंकि हर कंडीशन में हम जैसे ही गैस बदलेंगे तो वह गैस आयनित होगी और उससे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो उसके अनुसार E/m का रेशियो आएगा ना। यहाँ पे E/m का रेशियो इस प्लस की वजह से आएगा हाइड्रोजन प्लस, यहाँ E/m का रेशियो Na+ की वजह से आएगा। मीन्स
E/m का रेशियो प्रोटॉन का कांस्टेंट नहीं होता है। अब बात आती है तो किसका E/m का रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये मैंने बता दिया कि E/m का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, जिस गैस में, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत सवाल इस पर आता है, E/m जिसका मास, जिस गैस का मास कम होगा, एकदम हिंदी में लिख रहा हूं, जिस गैस का मास कम होगा उसका E/m का रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका E/m में यह मास क्या होगा, कम होगा, उसका क्या होगा, E/m की वैल्यू ज़्यादा होगी। अरे यार इसका देखो, चार्ज क्या होगा, छोड़ो, हाइड्रोजन का मास कम होगा तो चार्ज अपॉन कम मास से भाग दोगे तो यह वैल्यू ज़्यादा आएगी ना, बोलो। तो इससे यह एक चीज़ और प्रूफ हो रहा है, E/m का मास ज़्यादा कब होगा, जब मास कम होगा, और जब मास कम होगा E/m का वैल्यू ज़्यादा होगा तो सबसे लाइटेस्ट होगा, LIGHEST, लाइटेस्ट एलिमेंट होगा या लाइटेस्ट गैस होगा, सबसे हल्की होगी। बोलो यार मास कम हो गया ना, सबसे हल्की गैस का मास कम होगा तो E/m का रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वह क्या होगा, वह सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रोजन होगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रोजन। तो H+ एक इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं प्रोटो, क्या बोलते हैं, प्रोटो, और यहीं से इसका नाम क्या आ गया, प्रोटॉन। समझ में आ रहा है। तो E/m का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अक्सर आता है या H+, K+, Na+, Ca2+, ठीक है। अरेंज करने के लिए बोलेगा भैया किसका E/m का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, तो भैया सबसे ज़्यादा इसका होगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा किसका मास उसके बाद कम होगा, फिर उसका ज़्यादा होगा। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका E/m का रेशियो कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका E/m का रेशियो ज़्यादा होगा। तो यह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी। इसका E/m का रेशियो कभी कांस्टेंट नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन का E/m का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ किसी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यह बात आप लोग कान खोल के दिमाग से जो भी हो समझ लीजिएगा। क्लियर हो रहा है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कंपटीशन में। E/m का रेशियो अरेंज करिए, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जिसका मास कम होगा उसका, प्रोटॉन के केस में बोल रहा हूँ, प्रोटॉन के केस में बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन केस में तो कांस्टेंट होगा यार, वहाँ का गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है, हा? तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अब इसका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, जिससे सबकी हेल्प हो सके। सबकी हेल्प, समझ रहे हो ना। जो बच्चे अभाव में कोचिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, बड़े जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको प्लीज़ आप शेयर करके हेल्प कर सकते हैं कि वो भी बहुत हाई फाई तो नहीं, मैं टीचर हूं, जितना जानता हूं उनका कुछ काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।